जब भारत के महान साम्राज्यों की बात हो तो मौर्य साम्राज्य का नाम तो सबसे पहले आता है ना? हम सब ने सुना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिन्होंने इसकी नींव रखी। और महान अशोक के बारे में तो कौन नहीं जानता। पर कभी ये सोचा है कि इन दोनों के बीच में कौन था? तो वो कड़ी कौन थी? कौन था वो शासक जिसने एक बिल्कुल नए साम्राज्य की बागडोर संभाली और उसे इतना मजबूत बनाया कि अशोक आगे चलकर इतिहास बदल सके? तो चलिए आज इसी गुमनाम नायक की कहानी को समझते हैं। हम देखेंगे कि दिग्गजों के बीच उनकी क्या जगह थी, कैसे उन्होंने दक्षिण में जीत हासिल की, उनकी कूटनीति कैसी थी और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए। तो शुरू करते हैं पहला पड़ाव, दिग्गजों के बीच का राजा। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर बिंदुसार को अक्सर इतिहास की किताबों में नजरअंदाज क्यों कर दिया जाता है। उन्हें इसलिए नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि वो दो बहुत बड़े नामों के बीच में थे। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर लें, बिंदुसार सिर्फ एक काम चलाओ राजा नहीं थे। अरे उन्होंने तो अपने पिता से मिले इतने बड़े साम्राज्य को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे और भी बड़ा बना दिया, खासकर दक्षिण भारत की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, एक नए साम्राज्य का उत्तराधिकारी। अच्छा, ये समझने के लिए कि बिंदुसार ने ये सब किया कैसे, हमें उनकी शुरुआत को देखना होगा। जरा सोचिए, उन पर उम्मीदों का कितना बड़ा बोझ रहा होगा। बिंदुसार की प्रोफाइल देखिए जरा। पिता चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी पाटलिपुत्र और सलाहकार कोई और नहीं, खुद आचार्य चाणक्य। यूनानियों ने तो उन्हें खास नाम भी दिया था, अमित्रोकेट्स। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उनका लगभग 25 साल का शासनकाल वो साम्राज्य के लिए एक स्थिरता का दौर था। उनकी ट्रेनिंग सीधे आचार्य चाणक्य के अंडर हुई थी। राजनीति, कूटनीति, युद्ध की कला, प्रशासन, हर चीज में उन्हें माहिर बनाया गया। ये कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक बहुत बड़े और पेचीदा साम्राज्य को चलाने की तैयारी थी। और फिर लगभग 298 ईसा पूर्व में वो बड़ा पल आया। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजपाट छोड़ दिया और वो एक जैन भिक्षु बन गए। सत्ता का इतना शांतिपूर्ण हस्तांतरण, ये अपने आप में इस बात का सबूत था कि साम्राज्य की नींव कितनी मजबूत थी। और अब बिंदुसार सम्राट थे। चलिए अब आते हैं उनके शासन के सबसे रोमांचक हिस्से पर, हमारा तीसरा पड़ाव, दक्षिण की ओर, वो जमीनें जो अब तक जीती नहीं गई थीं। यहाँ बात होगी उनकी सैन्य उपलब्धियों की। 16, बस ये एक नंबर, यही बिंदुसार के इरादों और उनकी सैनिक ताकत की पूरी कहानी कह देता है। जी हाँ, उन्होंने पूरे 16 राज्यों को जीता था। वो अपनी सेनाओं को नर्मदा नदी के भी पार ले गए, दक्कन के पठार तक। मौर्य साम्राज्य का विस्तार उस इलाके तक हुआ जिसे आज हम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। मतलब उन्होंने साबित कर दिया कि वो वाकई अपने पिता के ही बेटे थे। लेकिन देखिए, एक महान शासक सिर्फ लड़ाइयों से नहीं बनता। तो चलिए अब चौथे पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि जंग के मैदान के बाहर उनकी ताकत क्या थी, यानी उनकी कूटनीति और उनका प्रशासन। याद है वो यूनानी नाम अमित्रकेट्स? इसका संस्कृत में मतलब होता है शत्रु विनाशक या दुश्मनों का नाश करने वाला। ये एक नाम ही काफी है ना? उनका रुतबा देश की सीमाओं के पार हेलेनिस्टिक वर्ल्ड तक पहुंच चुका था, जहां लोग उन्हें एक बहुत बड़ी ताकत मानते थे। और ये सिर्फ नाम की बात नहीं थी। यूनानी इतिहासकारों के ऐसे उद्धरणों से पता चलता है कि बिंदुसार दूर दराज के साम्राज्यों के साथ सक्रिय कूटनीति में लगे हुए थे। ये दिखाता है कि उनका नजरिया कितना ग्लोबल था। और ये सब करने में उनके पास मजबूत सलाहकारों का साथ था। शुरू के सालों में तो आचार्य चाणक्य ने ही उन्हें गाइड किया और उनके बाद सुबंधु जैसे मंत्रियों ने प्रशासन को संभाला, जिससे सब कुछ स्थिर बना रहा। उन्होंने अपने पिता के बनाए प्रशासनिक सिस्टम को और भी मजबूत किया। पाटलिपुत्र से चलने वाली एक सेंट्रलाइज्ड सरकार, एक ताकतवर सेना, एक कुशल टैक्स सिस्टम और एक जमा जमाया न्याय का सिस्टम, ये सब निशानियां थी एक ऐसे साम्राज्य की जो शांति और व्यवस्था से चल रहा था। और शायद सबसे जरूरी बात, वो धार्मिक तौर पर बहुत सहिष्णु थे। हालांकि वो खुद वैदिक परंपराओं को मानते थे, पर उन्होंने जैन और बौद्ध धर्म जैसे दूसरे धर्मों को भी फलने फूलने दिया। और इसी खुले माहौल ने आगे चलकर अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का रास्ता तैयार किया। तो अब हम पहुंच गए हैं अपनी इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, पांचवा हिस्सा, एक युग का निर्माता। चलिए अब समेटते हैं कि बिंदुसार अपने 25 साल के राज में पीछे क्या छोड़कर गए। ये चार्ट उनके योगदान को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा है साम्राज्य की स्थिरता, यही उनकी सबसे बड़ी देन थी। इसके अलावा दक्षिण में विस्तार,
विदेशों से रिश्ते और प्रशासनिक ताकत, इन सब ने मिलकर एक बहुत मजबूत और अमीर साम्राज्य बनाया। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक नजर में बयां कर देती है। चंद्रगुप्त, जिन्होंने नींव रखी, अशोक, जो महान कहलाए, और इन दोनों के बीच में थे बिंदुसार, वो अहम पुल, वो सेतु जिसने नींव को चोटी से जोड़ा। वो थे स्थिरता लाने वाले, जिन्होंने साम्राज्य को बिखरने नहीं दिया। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बिंदुसार का कामयाब शासन ही वो जमीन थी जिस पर अशोक की महान उपलब्धियों की इमारत खड़ी हुई। उन्होंने अशोक को एक ऐसा तैयार मंच दिया जहां से वो दुनिया को अपना विजन दे सकते थे। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इतिहास हमेशा संस्थापकों और सुधारकों का जश्न मनाता है, पर उन लोगों का क्या जो बीच में आते हैं? वो वास्तुकार जो नींव को मजबूत करते हैं ताकि पूरी इमारत पीढ़ियों तक खड़ी रहे? शायद कभी-कभी असली हीरो वही होते हैं जो ये सेतु बनाते हैं।